दोस्तों नमस्कार। मैं आर.के. यादव, जो आपके वजह से, आपके आशीर्वाद से और आपके प्रेम की वजह से, अगर आप लोग नहीं रहते तो मैं इस मंच पे आज नहीं होता। मैं आपको तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों को चरण स्पर्श है, नमन है सभी लोगों को। दोस्तों आप ही के वजह से मैं एक CISF का सिपाही था पहले, और आप ही के वजह से आज जो कुछ भी हो पाया है, मैं सेफ शॉप का सिपाही यानी कि आज यहाँ डायमंड बन करके खड़ा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक ज़बरदस्त तालियाँ होनी चाहिए सभी लोगों के लिए। थैंक यू। अगर आप लोग नहीं होते तो आज ये ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। दोस्तों मैं परम पिता परमेश्वर को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये सारा कुछ हो पा रहा है। ये आज का दिन मुझे मिला, क्या पता मैं जीता नहीं जीता, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और भगवान खुद आज बारिश के रूप में आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार परमेश्वर के लिए ज़बरदस्त तालियां हो जाए। परमेश्वर भी आज आशीर्वाद बारिश के रूप में दे दिए हैं। दोस्तों माँ बाप की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो संस्कार और जो परवरिश इतने बेहतरीन तरीके से जो रिश्ता हुआ वो माँ बाप की देन है। मैं चाहता हूँ कि अनमोल ऐसे माँ बाप के लिए ज़बरदस्त तालियाँ हो जाए, ज़बरदस्त तालियाँ। थैंक यू। और हमारे गुरुजी लोग, सारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ श्री माधव सर, एक बार क्या हुआ कि नॉर्मली ऐसे ही एक बार जगुआर के शोरूम में हम लोग गए हुए थे। तो जगुआर के शोरूम में मैं एक यूरोप गया हुआ था, तो वहाँ से एक पेन ले आया हुआ था 4200 रुपया का, और वो पेन मेरा ऊपर यहाँ रखा हुआ था। आज से लगभग 6-7 महीना पहले की ये बात है, और वो पेन यहाँ रखा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत मेंटर मानता हूँ सर को, श्री माधव सर को। तो सर जो भी बात बोलते हैं मोटिवेशनल बात बोलते हैं। हाँ भाई टाइगर साहब, तो मतलब एक जो है नॉर्मल इंसान भी अपने आप को टाइगर समझ लेता है, तो वैसे ही मैं समझता हूँ। और सर ने बोला बहुत बढ़िया पेन रखे हो, तो चूँकि गुरु थे तो मैं बोला कि सर आप ले लीजिए सर इसे। ऐसा हमने बोला ऐसे हल्के में कि मैं सर ले लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ले लेंगे करके, हमारे गुरु जी हैं। तो मैंने उनको दिया, देना ही चाह रहा था, तब तक सर ने बोल दिया देखो टाइगर साहब, आप जो है सबसे पहले डायमंड बनो, जिस दिन डायमंड बनोगे मैं उसी दिन आपसे पेन लूंगा। तो आपको मैं बता दूं, चूंकि मेरे गुरुजी बोले थे, लोग बहुत हल्के में लेते हैं इस बिजनेस में, लोग हल्के में लेते हैं। मैंने हल्के में नहीं लिया, चूंकि हमारे गुरुजी बोले थे। तो हमने उस पेन को, मैं सोचा कहीं गुम ना हो जाए, मैं उस पेन को रखा हुआ था। और आज मैं वो 4200 का जो पेन है ये मैं लाया हूँ, 6-7 महीना पहले का पेन है यूरोप का। और आज अगर सर बुरा न माने तो मैं ये पेन सर जो है, जो इतना हम लोग को सिखाए हैं, अगर सर को मैं ये पेन दे पाऊँ तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा सर, अगर मैं आपको ये पेन दे पाऊँ सर तो। ये पेन मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये पेन रविंदर जी की तरफ से उनके पिताजी को गिफ्ट कर दिया जाए। थैंक यू, बैठ जाइए। दोस्तों आपने देखा था कि मैं जब यहाँ पे आया हुआ था तो कागज़ निकाल करके यहाँ पे रखा था, आपने देखा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कागज़ इसलिए रखा था वहाँ पे कि जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था और जिस दिन से मैंने काम करना शुरुआत किया था, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत सारे सोच आते हैं। तो मैं उसी दिन से उस कागज़ को मतलब लिखते जा रहा था फ्रेशर लेवल में ही, कि जब मैं डायमंड बनूंगा तो मैं उसको बोलूँगा। कब मैं सोचा था?
फ्रेशर लेवल में ही मैं सोचा था कि जिस दिन मैं डायमंड बनूंगा उस दिन कोई भी बात मेरे से छूट न जाए। तो उस दिन से, यानी कि मेरे मन में शुरू से ही, चाहे 5 की टीम हो चाहे 10 की टीम हो, उस दिन से मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं डायमंड बनूंगा। और उसी दिन से डायमंडशिप का स्पीच में लिखना शुरू कर दिया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं विजन क्लियर हो गया था उसी दिन, और कभी भी दिल इधर में धुकुर पुकुर नहीं किया। क्या नहीं किया बोलिए? धुकुर पुकुर नहीं किया कि डायमंड नहीं बनेगा, डायमंड बनेगा। और ऐसे जब गुरुजी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री परशुराम सर, इनकी भी एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं। मैं खड़ा था और ऐसे भी इनका पैर छुआ तो सर बोले कि हाँ भाई जल्दी से डायमंड ग्रुप में आओ, डायमंड ग्रुप में बहुत मज़े ही मज़े हैं। तो मैं सोचता था जल्दी से कैसे डायमंड ग्रुप में आए, और इसीलिए हमने काम किया। मैंने श्री माधव सर का बताया कि वो पेन के लिए हमने काम किया, और श्री परशुराम सर बोले कि डायमंड ग्रुप में आओ बहुत मज़ा आएगा। मैंने इस छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बात ले लिया। हमने शुरू से ही इस बिजनेस में 2 ही चीज़ सीखा, इस बिजनेस को क्यों करना है और इस बिजनेस को कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का क्यों बहुत बड़ा होता है लेकिन वो छोटा क्यों मानते हैं, और बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा क्यों बहुत बड़ा मानते हैं, और यही बहुत सारे लोगों का अंतर हो जा रहा है, यही अंतर हो रहा है। अभी कोई व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, इसी चीज को जो श्री माधव सर बोले थे, इसी को हल्के में ले सकता था, भूल सकता था, यस और नो। लेकिन हमने नहीं भूला, हमने ये बोला कि हमारे गुरुजी बोले हैं, हम कैसे भूल सकते हैं। उस पेन की चिंता थी कि कहीं गुम ना हो जाए। तो इस नज़रिए के साथ में जब हम काम करेंगे तो हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ श्री दीपक कुमार शर्मा सर के लिए कि उनका उम्र बहुत छोटा है, और इतना बेहतरीन तरीके से उनका गाइडलाइन हम सभी परिवार में मिला, जिसके वजह से हम सभी लोग काम कर पाएँ, चारों भाई काम कर पाएँ। उम्र भले छोटा है लेकिन सर को देख के हम सभी लोग मोटिवेट होते थे, काम करते थे, और सर के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो पा रहा है। बात करें अगर श्री बृजभूषण यादव सर की, तो जो हम लोग बात कर रहे थे संस्कार में आर.के. यादव जी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो संस्कार, बहुत सारी चीज़ें हमें श्री बृजभूषण यादव सर के द्वारा मिला। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर श्री बृजभूषण यादव सर रहते तो मैं नौकरी छोड़ करके आज इस बिजनेस में नहीं कर रहा होता। श्री बृजभूषण, मैं चाहूँगा एक बार खड़े होकर के जबरदस्त तालियाँ श्री बृजभूषण यादव सर के लिए, जबरदस्त तालियाँ, हल्ला बोल के जबरदस्त तालियाँ, जबरदस्त तालियाँ। थैंक यू। तो इतना अच्छा संस्कार, इतना अच्छा व्यवहार, और कहा जाता है कि जो माँ बाप में संस्कार रहते हैं वही बच्चों में भी संस्कार आते हैं। तो मेरे अंदर में ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मेरे अंदर में ऐसे कोई भी ज्ञान नहीं था जो ऐसा हो पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक गाड़ी भर था, बाकी हमारे ड्राइवर वही थे। एक गाड़ी अपने से कैसे कहाँ जा सकती है आप बताइए? जाएगी तो ड्राइवर से जाएगी, यस और नो। हमारे ड्राइवर वही थे, मैं गाड़ी था, वो बैठते थे, चलाते थे तो मैं चलता था, जिधर चलाते थे उधर चलता था, नहीं चलाते थे तो रुका हुआ रहता था। उन्हीं के मार्गदर्शन में काम किया दोस्तों। और एक कहावत है कबीर जी का कि कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाव, हरी गले की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। तो हमारे गुरुजी जिधर बताते थे, जैसा बताए, इफ बट नो, कुछ भी नहीं। जैसा श्री बृजभूषण यादव सर बताएं हमने वही किया और कुछ भी नहीं किया। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि जो अपलाइन बताए खाली वही करने से सफलता मिलता है। और जो व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है, अपने से काम करता है, वो अपने चेक जो बनता है उसी में कुल्हाड़ी मारता है, अपना जो पाँव है उसी में कुल्हाड़ी मारता है, उसे अपना चेक को कट करता है। जो चेक ज़्यादा बनना चाहिए उसको अपलाइन की बात ना मान करके उसको कट करता है। समझ रहे हैं आप? तो कभी भी अपलाइन की बात मान के जब इस बिजनेस में सफलता है, इस बिजनेस में बताया जाता है कि यही दिमाग लगाना है कि इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बिजनेस में इतना दिमाग लगाना है कि इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाना है। बस हमने यही चीज़ सीखा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्री बृजभूषण यादव सर का व्यवहार इतना अच्छा है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। एक बार और मैं दिल से सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री बृजभूषण यादव सर के लिए एक बार और ज़बरदस्त तालियाँ बजा दीजिए, ज़बरदस्त तालियाँ। चूँकि मैं उनके गाइडलाइन में बहुत नज़दीक से और एक एक बेड पे मैं रहा हूँ,
और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं सर को क्यों मानता था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आज कि ये जो आज जो यहाँ सगाई हुई है, ये सगाई आज से लगभग 3 साल पहले 2016 में हुई थी। तो सगाई हुई थी तो उसमें हमारे ससुर लगेंगे सर, आप बात समझ रहे हैं? तो उसमें श्री बृजभूषण यादव सर हमारे ससुर लगेंगे, यस और नो? तो अब एक ससुर जो होते हैं वो उनकी बातों को हम नहीं, वो जो बोले तो हम नहीं कर पाए, ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो जो बात बोलते थे तो वो बात मुझे ऐसा लगता था कि एक बाप बोल रहे हैं, एक पिता ऐसे बोल रहे हैं, तो उनके बातों को हमने शुरू से ही लिया। और उन लड़की को मैं एक चीज़ बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नौकरी छोड़ा था, फ्रेशर लेवल पे नौकरी छोड़ा था। बड़े बड़े लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फ्रेशर लेवल पे नौकरी छोड़ा था, सरकारी नौकरी CISF में मैं था और सरकारी नौकरी छोड़ा था। और छोड़ने के बाद में काम किया, श्री बृजभूषण यादव सर ने सपोर्ट किया, इस बिजनेस में कर पाया। और बताना चाहता हूँ कि अगर सर नहीं रहते तो ये सारा कुछ नहीं हो पाता। तो जिस लड़की से मेरा शादी हुआ था, जो आज मंगनी यहाँ पे हुआ है, इंगेजमेंट, तो क्या हुआ उस दिन कि मैंने उनको बोल दिया, उन लड़की को, कि अभी आप रुक जाओ 2-3 साल, जब मैं डायमंड बन जाऊंगा तो उसी दिन आपसे शादी करूंगा। और वो कमिटमेंट आज मैं पूरा कर दिया दोस्तों, वो कमिटमेंट आज हमने पूरा कर दिया कि आप रुक जाओ। और उसी दिन से फ़ोन वगैरह जो है वो नंबर वगैरह डिलीट कर दिया। और अभी 2-3 दिन पहले नंबर मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कमिटमेंट अगर आप करते हैं तो कभी भी घर में अकेले में मत करिएगा। कभी भी कमिटमेंट करना है तो मंच के माध्यम से कमिटमेंट करिएगा। जब लोग सुनेंगे तो यही लोग हैं जो आपको बार बार बोलेंगे, मैंने कमिटमेंट किया मंच के माध्यम से कि जिस दिन डायमंड बन जाऊंगा उसके बाद ही घर जाऊंगा। ऐसा कमिटमेंट किया मंच के माध्यम से दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं, मैं कमिटमेंट करके कभी भूल जाता था तो कभी बैठा हुआ था राउंड दी सर्किल करके, तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो हमारे टीम को जो याद दिलाते थे। यही RK यादव सर हैं जो डायमंड, जो बोलते हैं कि डायमंड बनने के बाद ही घर जाएंगे। मैं मन ही मन सोचता था कि हम बुला गए, साला इसको अभी तक याद है, बताओ, ये लग रहा घर भी नहीं जाने देगा। मैं यही सोचता था कि घर भी नहीं जाने देगा, बड़ा गलती हो गई क्या मेरे से, मैंने ऐसा बोल दिया। फिर कभी ऐसा लगता था कि कभी घर और जाऊं तब तक कोई याद दिला। यही RK यादव सर हैं जो डायमंड बनने के बाद बोले हैं घर जाने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, लोग, मैं ये भी बोल दिया था कि मैं ये RK यादव जो आपके सामने मंच पे खड़ा होकर के बोल रहा है, ये RK यादव जिस दिन डायमंड बन जाएगा उसके बाद ही शादी करेगा। ऐसा मैं बोल करके मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों को मोटिवेट कर दूंगा। सही बता रहा हूं, जब जोश में मंच पे आते हैं तो आदमी क्या क्या बोल जाता है, माँ कसम बाप कसम। तो ऐसा ही मैं भी उस समय में ऐसा मोटिवेट हो गया दोस्तों कि मंच के माध्यम से बोलता था। और उस दिन से मुझे ज्ञान हुआ, जो मंच के माध्यम से बोलेंगे ये लोग ही आपको बोल बोल के याद दिलाएंगे और ये लोग ही आपको बोल बोल के वो दिलवाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही 3 साल तक, 3.5 साल तक लोग याद दिलाते गए। मैं जाने वाला था, रुक गया, लोग याद दिलाते रहे, मैं जाने वाला था, रुक गया। और फ्रेशर लेवल में नागालैंड के दीमापुर से नौकरी छोड़ करके आया था और डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आया था। और डायमंड बनने के बाद ही फिर मैं घर गया गोरखपुर, डायमंड बनने के बाद ही घर गया। और यही सेम चीज शादी वाला बोला था, तो डायमंड बना इधर में, डायमंड वाला पहले जो मिल गया उसके बाद ही तो हुआ, बोलिए। तो कमिटमेंट जो बात बोल दिया तो बोलना है, तो उसको कहाँ बोलना है, मंच के माध्यम से बोलना है कि मंच के माध्यम से जो बोलेंगे वो आदमी लोग याद दिलाएंगे। अकेले बोल देंगे, घर में बोल देंगे, कोई आदमी आपको याद नहीं दिलाने आएगा और आप बनेंगे डायमंड। तो इस बिजनेस में मंच के माध्यम से जो बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलिए। यहाँ ईश्वरीय शक्ति सर लोग बताते हैं कि ईश्वरीय शक्ति इधर में डायरेक्ट टच होता है। जो यहाँ से बोलेंगे मंच के माध्यम से वो डायरेक्ट उधर से मिलता है। दोस्तों मैं बहुत ऋणी हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ अपने भाइयों का। मैं श्री पन्नेलाल यादव सर से, जो जोश के बादशाह हैं, और उनके वजह से हम सारे परिवार में, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पापा थे जिसने हमें पैदा किया, लेकिन हमारे घर में जो हमारे परिवार का जो एक गाइडलाइन देने वाला एक व्यक्ति होता है वो श्री पन्नेलाल यादव सर थे। और इस बिजनेस में हमारे गुरु भी थे।
शुरुआत में हम सभी लोग 4 भाई हैं, चारों भाई इन्हीं के सहयोग से कराटे सीखे और चारों भाई हम लोग इन्हीं के वजह से कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। चारों भाई ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में। और बात करें ब्लैक बेल्ट की तो इधर भी एक ब्लैक बेल्ट और दिखा यहाँ पे, और एक भाई पा गया है। इसी साल में हम लोग चारों भाई ये वाला भी ब्लैक बेल्ट लेने के लिए जा रहे हैं, डायमंड नाम का ब्लैक बेल्ट, डायमंड वाला पट्टा ब्लैक वाला इधर हम लोग फिर से लेंगे और बिना लिए मानेंगे नहीं। और शुरू में ही जुनून था। हमारे गुरु थे श्री रंजीत केसरी सर। मैं चाहता हूं कि उनके लिए, जो हमारे कराटे के गुरु थे, उनके लिए मैं दिल से चाहूँगा एक बार तालियां हो जाए दोस्तों, एक बार तालियां जरूर, जबरदस्त तालियां। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। उन्हीं के वजह से जो हमारे अंदर में शुरू से ही, जो हमारे अंदर में एक तड़प थी, हम लोग फौज वगैरह में भी भर्ती हो गए भाई लोग, तो उन्हीं के वजह से शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जी आया हम लोगों में और हम लोग इस बिजनेस में भी काम किए, बहुत हेल्प किया वो कराटे वगैरह। जुनून था, एक जोश था, ना हारने वाली, कभी हारना कभी मारना, ऐसे था शुरू से ही, और इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मम्मी बचपन में विजुलाइजेशन, तो हम लोग बाद में जाने क्या होता है विजुलाइजेशन, मैं अभी जाना, जब सेफ सोप में आया, दिशा में सर श्री परशुराम सर का दिशा लिया तो विजुलाइजेशन मालूम चला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मम्मी जो बैठी हुई हैं, ये बचपन में ही विजुलाइजेशन करती थी कि हमार चारों बेटा एकदम हीरा है, हीरा। क्या बोलती थी? उसी समय में बोलती थी, मुझे हम लोग को मालूम ही नहीं था कि उस समय में बोला हुआ बात सही में। और आप बताइए हीरा का इंग्लिश क्या होता है? बोलिए कस के, क्या होता है? तो आज आप बताइए कि आज वो जो बात बचपन में बोला हुआ था कि हमार चारों बेटा हीरा हवन, तो आज वो बात सही होने जा रहा कि वो विजुलाइजेशन जो माँ बाप के द्वारा जो हुआ था वो आज वो सच साबित होने जा रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई बचपन में। मैं चूँकि यादव परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो एक दो को जैसे भैंस नहीं रहेगा तो तब तक बात नहीं बनेगी। तो मेरे घर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से ज्ञान ये मिला, इस बिजनेस में जो काम आया। बहुत सारे, एक कहावत है कि बचपन में बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हम सीखते हैं, जो जीवन में आगे काम आता है। यस और नो? तो क्या हुआ कि 4-5 भैंस थे और उसमें मैं सबसे चूंकि छोटा था भाइयों में, तो जब भी कभी खाना वाना भैंस को खिलाना रहता था तो हमारे सारे बड़े भाई किसको बोलेंगे? वो सारे लोग हमें ही बोलते थे। और मैं बार बार कोई मेहमान आ गया तो हम ही पानी पिलाने जाएं। हाँ, एक फायदा होता था, मेहमान जब बिस्किट वगैरह खा लेता था तो मैं रास्ते में लाता था तो मैं ही बिस्किट बचा हुआ खाता था, ये फायदा था। तो अब ये लोग खाली बोल देते थे। पन्ने सर बोलते थे जेपी सर को, जेपी सर के बगल में मैं सोता था तो ये बोलते, देख रहे रात में भैंसा आया क्या, देखना भैंसा आया क्या। तो भैंस हम लोग रखते थे, तो मान लीजिए 4-5 भैंस है और 4-5 भैंस को बोल दिए पानी पिलाने के लिए, और 4-5 भैंस में हमने पानी भरा और वो पानी को ला करके एक भैंस के पास में रखा। दिल में क्या था कि हे भगवान भैंसिया पानी ना पिए, नहीं तो एक बाल्टी और भरना पड़ेगा। तो हमने क्या है, वो बाल्टी से पानी भरा और वहीं से हमने इस बिजनेस का वहीं से ज्ञान मिल रहा था। ध्यान दीजिएगा आप। तो बाल्टी को ला करके और उस भैंस के सामने रखा, अगर ये पिया तो ठीक है, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो ये पानी पिया तो नहीं तो दूसरा भैंस को पिलाते थे, नहीं तो तीसरा पड़रू को पिलाते थे, नहीं तो चौथा भैंस को पिलाते थे। और कोई ना कोई ऐसा भैंस होता था जो एक बार में पूरा, एक बार मुंह डाला तो पूरा बाल्टी साफ कर गया। बोलिए। तो कोई ना कोई ऐसा लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो हम बार बार किसी ना किसी को प्लान दिखाएंगे तो लोग जो है कोई ना कोई करेगा और ऐसा करेगा कि रिकॉर्ड तोड़ कर देगा। तो ज्ञान तो बचपन से ही हम लोग मालूम नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ से ज्ञान मिल रहा। अगर हम ये सीख लें कि कहाँ कहाँ से ज्ञान मिल रहा है तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। बस लेने वाली बात है, हम लेते नहीं है, छोड़ देते हैं इधर उधर। तो वहाँ ज्ञान मिला, वो आप समझ में आया कि अरे वही भैंसिया पिलाने वाली तो बात है, और यहाँ भैंस के जगह पे प्रोस्पेक्ट है, और हम पानी पिलाने से वहाँ थके नहीं तो यहाँ प्लान दिखाने से हम आर किया तो क्यों थकेंगे। यही दिमाग में आया और कभी थका नहीं दोस्तों प्लान दिखाते समय।
प्लान दिखाते गया और आज आपके सामने इस मंच पे डायमंड बन करके खड़ा हूँ। सर लोगों की देन है, सर ने जैसा बताया वैसे ही किया। हमने सबसे रिश्ता अच्छा रखा और अपना नज़रिया अच्छा रखा। लोग अच्छे अच्छे चीज़ों में, अच्छे अच्छे लोगों में भी गलत चीज़ ढूंढ लेते थे और हम खराब लोगों में भी सर लोगों की देन से अच्छा चीज़ खोजने की कोशिश करते थे। हमारे टीम में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर परशुराम हैं, बहुत मेहनती लीडर हैं। उनका एक बार पेट खराब हो गया दोस्तों। पेट खराब होना और वो फ़ोन किए, मुझे बहुत परेशान थे, तो उन्होंने बोला कि एकदम पूरा पेट दर्द दे रहा और पूरा चालू है। तो मैं बोला बधाई हो डॉक्टर साहब, और आपका जो पेट है वो अगर बार बार साफ होगा तो कोई बीमारी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि साल में 2-3 बार ऐसा हो। तो निगेटिव पॉजिटिव में भी निगेटिव खोजते हैं लोग, हमने निगेटिव में भी पॉजिटिव खोजता था उधर में दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं, हर एक लोगों से सीखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को हम सभी लोगों को लेना है और इस बिज़नेस में काम करना है, जीवन में आगे बढ़ना है हम सभी लोगों को। हम लोग, भगवान इतनी मेहनत से आदमी बनाया है तो इसको कामयाब करके हम सभी लोगों को दिखाना है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पापा यहाँ बैठे हुए हैं। बचपन से लेके हम लोग को पैसे की बहुत दिक्कत थी, हमेशा अधिकतर हम लोग कर्ज में चलते थे, चूँकि पापा अकेले ही कमाते थे और हम पूरे परिवार के लोग और हमारे जो चाचा लोग हैं वो सारे लोग इनके उससे करते थे। तो क्या होता था कि पैसा कभी नहीं रहता था। और मैंने यही सोचा इस बिजनेस में, मैं क्यों की बात कर रहा हूं कि क्यों मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। आज 2 ही चीज़ में बात करूंगा, क्यों किया और कैसे किया। तो पापा चूंकि पैसे का दिक्कत होता था, इसीलिए हमने सेफ शॉप को सीरियसली किया कि एक बार अगर ये यार के यादव जिया है, अगर पैदा हुआ है, भले गरीबी में पैदा हुआ है, लेकिन एक बार मरेगा तो उसके नाम के आगे करोड़पति जरूर लगेगा, अमीरी जरूर लगेगा। अमीर बन के ही मैं मरूंगा, एक बार तो करना है। CISF का सिपाही था और मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर 1 फोर्स है CISF, जिसने हमें बहुत कुछ दिया। और CISF के ही पैसे से हमने उस समय में 7,872 रुपया का प्रोडक्ट लिया, तभी तो मैं सेफ शॉप में हूं। बोलिए। तो CISF जो है मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, लेकिन सपने और बड़े थे, कुछ और अलग हट करके करना था दोस्तों, इसीलिए हमने इस बिजनेस में काम किया। और मैं एक बार चाहता हूं कि मैं एक बार CISF के लिए सैल्यूट करूंगा और आपको मैं चाहूंगा एक बार CISF के लिए आप तालियां जरूर बजा दीजिएगा। थैंक यू, बहुत ही अच्छी है। और लेकिन मेरा खुद का सपना बड़ा था दोस्तों, इसीलिए हमने इस बिजनेस को किया। एक रीज़न और मैं बताता हूं कि हमने इस बिजनेस को क्यों किया, क्यों और कैसे इम्पोर्टेंट है। तो क्यों किया, एक बार मैं ड्यूटी कर रहा था, उसी समय में हमारे पापा को हार्ट अटैक आ गया। ड्यूटी के दौरान ही मैं ऑफिस में गया, हमारे इंस्पेक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे। तो इंस्पेक्टर साहब को मैंने जा करके उनको सैल्यूट किया और उसके बाद में हमने बताया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए और मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। बहुत बुरा लगा था उस समय में, लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब बोले कि आपका पापा को पहला बार हार्ट अटैक आया कि दूसरा बार कि तीसरा वाला? 3 बार आता है शायद, और तीसरा वाला लास्ट रहता है। तो हमने बोल दिया सर पहली बार आया है। तो बोले कि छुट्टी नहीं मिलेगा, स्ट्रेंथ कम है और अभी यहाँ पे लोग बहुत कम हैं, पहली बार में कुछ होता नहीं है। और हम ऐसे परिवार के थे जो हार्ट अटैक का नाम सुन करके इधर में कुछ होता है, यस और नो? तो हार्ट अटैक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और हार्ट अटैक जिन्होंने हमें पैदा किया, अगर उनको हार्ट अटैक आने की वजह से हमें छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, तो हमने ये सोचा, उसी दिन मैंने सोच लिया कि ये मेरे लिए सही जगह नहीं है। और ऐसा हमारे साथ में आज भले ये हुआ, कल को दूसरा भी हो सकता है, कल को तीसरा अटैक भी हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसी चीज़ को हमने किया। और फिर उसके बाद में हम जब भी प्लान दिखाते थे तो उस समय में हम जिसको भी प्लान बताते थे सबको बोलते थे कि अब मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ, अब इसी बिजनेस को मैं करने वाला हूँ, ये हमने सबको बोला। तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जब भी बोलिएगा लोगों के सामने बोलिएगा। तो लोग बोलते थे हाँ भाई कब नौकरी छोड़ रहे हो, हाँ भाई कब नौकरी छोड़ रहे हो। तो हमने क्या किया, उसी चीज़ को सोचते सोचते और एक दिन ऐसा आया कि सही में नौकरी छोड़ करके और इस बिजनेस को करने के लिए आ गया मैं दिल्ली में। तो लोग ही हैं जो ऐसा करते हैं। तो रिश्ता हर एक लोगों से अच्छा रखा
सब चीज़ अच्छा रखा, इसी के कारण आज ये कुछ हो पा रहा है। निगेटिव में भी पॉजिटिव खोजा। एक कहावत है कि किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, अरे उस बंदे को आसमान में भी भगवान क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। इंसान में इंसान नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा भगवान, बताइए। तो इसीलिए हमने क्या है बहुत बारीकी से इस बिजनेस को समझा। चूंकि मुझे 1000, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़ नहीं, इस बिजनेस में मुझे कई लाखों लोगों को करोड़पति बनाना है भाई साहब। तो मैं कैसे इतना आसानी से कर सकता हूं, इसीलिए हमने इस बिजनेस को सीरियसली किया। अगला क्यों और हमने क्यों किया इस बिजनेस को, हमारे भैया हैं श्री जेपी यादव सर, जिनके पैसे की वजह से हम सभी लोग ने काम किया। एक ऐसा समय था जब हमने भी नौकरी छोड़ दिया था, जब श्री पन्नेलाल यादव सर ने भी नौकरी छोड़ दिया था, तो उस समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, श्री जेपी यादव सर, जो अकेले नौकरी कर रहे थे। और अकेले वो नौकरी कर रहे थे और उनके पैसे से, आपको भी मालूम होगा कि शुरुआती स्तर में उतना पैसा आता नहीं है, आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है। और चूंकि मैं नौकरी छोड़ दिया था, प्रेशर लेवल में नौकरी छोड़ दिया था सर के ही वजह से, तो जैसे ही हम लोग को ज्वाइनिंग हुआ, श्री रविकांत सर जैसे ही हम लोग को ज्वाइन कराएं, तो हम लोग क्या है, हम और जेपी सर बहुत गांव में ही थे, गांव में ज्वाइन किए, 2-3 दिन छुट्टी और बाकी थी। हम और जेपी सर प्लान दिखाने के लिए गए, तो प्लान दिखाने के लिए आदमी कहाँ जाता है गांव में, अपने फूफा के यहाँ जाता है, अपने मामा के यहाँ जाता है, अपने साला के यहाँ जाता है, इन सब जगहों पे जाता है। और हम लोग दोनों प्लान देने के लिए निकल गए। मैं पीछे बाइक में बैठा हुआ था और हमारे अपलाइन के रूप में जेपी यादव सर आगे बैठे हुए थे और बाइक चला रहे थे। तो हम लोग दिल में बहुत खुशी थी कि सब ज्वाइन हो जाएगा, मामा भी ज्वाइन हो जाएंगे, फूफा भी ज्वाइन हो जाएंगे। मामा को दिखाया प्लान, तो मामा ने बोले कि प्लान तो बढ़िया है। उनके पास एक गाड़ी थी स्कॉर्पियो करके और ट्रैक्टर टाली थी, हमारे घर में कुछ भी नहीं थी। तो वो बोले प्लान तो बहुत बढ़िया है लेकिन बाद में करेंगे। फिर हम बोले चलो मामा है अपने, करेंगे बाद में। लेकिन हम गए तो फूफा के यहाँ गए तो फूफा भी यही बात बोले, उनके पास में और भी अच्छी संपत्ति थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग अपने साले के पास में गए तो वहाँ भी अच्छी संपत्ति थी, हमारे पास में नहीं था कुछ भी। और भी जगहों में गए, लोगों ने मना किया। जितना मोटिवेशन लेकर के हम लोग बाइक में गए थे, उतना ही डाउन होकर के हम लोग बाइक से उधर से वापस आ रहे थे। हम लोग खूब बात करते हुए जा रहे थे कि सब ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएंगे, वो ज्वाइन हो जाएंगे, सब ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन उधर से आते समय मैं भी चुप और जेपी सर भी चुप, क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं हुआ भाई साहब। लोग बोलने का बहुत बोल देते हैं। और मैंने एक चीज मैं आपको बताता हूं, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, लोग आपकी औकात ठीक नहीं है आज के समय में, इसीलिए लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। औकात ठीक हम लोगों की नहीं है, हम लोगों की औकात ठीक नहीं रहती है, इसीलिए जल्दी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। मैंने और भी जगहों में देखा, एक अच्छा रैंक वाला आदमी थोड़ा खराब कम रैंक वाले आदमी को प्लान दिखाता है तो थोड़ा जल्दी ज्वाइनिंग होती है, कम रैंक वाला आदमी थोड़ा अच्छे रैंक वाले को दिखाता तो ज़्यादा। ये औकात वाली थोड़ी सी बात यहाँ जा रही है। हमने देखा, हमने सिर्फ जो नौकरी कर रहे हैं वहां नहीं देखा, घर में ट्रैक्टर टाली जेसीबी खड़ी है, इसके घर में मोटरसाइकिल साइकिल है, नहीं ज्वाइन करा। औकात कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन नहीं करता है तो ये समझ लीजिएगा आज आपकी औकात ठीक नहीं है। हाँ, 2-3 साल के बाद औकात ठीक होगी तो उसको भी अपने औकात की पता चल जाएगी जब आप डायमंड बनेंगे। हर एक लोग डायमंड बन जाएंगे तो औकात पता चल जाएगा। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि मेरे से जुड़ते नहीं है सर, कई लोग बोलते हैं सर मुझे ये समस्या, लोग जुड़ते नहीं है सर। कोई बोलता है परेशानी, बहुत सारी परेशानी है सर, मेरे पास पैसे नहीं है लोग बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है बोलते हैं, ऐसे हर एक लोग बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। आप बताओ, एक डॉक्टर के पास कौन आता है, स्वस्थ आदमी आता है कि मरीज आदमी आता है? बताओ। मरीज आता है, लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं दोस्तों, वो भी मरीज हैं। और हम लोग अगर अच्छा काबिलियत है, अपने काबिलियत को बनाओ, अच्छा MBBS इसी बिजनेस में सीख करके MBBS लो। हम लोग इस बिजनेस के डॉक्टर हैं, मरीज तो आएंगे, ठीक हमें करना होगा, तभी सब ठीक होंगे, सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक हमें होगा। थैंक यू। लोगों में गलती नहीं है, हमारे अंदर कमी है, इसीलिए हम ज्वाइन नहीं। हमें समझ में आ गया कि चाहे फूफा नहीं ज्वाइन हुआ, चाहे मामा नहीं ज्वाइन हुआ, किसी में कमी नहीं है, कमी तो अपने अंदर है। उस दिन के अंदर अपने काबिलियत को बढ़ाया। अभी तक मैं बोला था कि
कि मैं गाड़ी लूँगा करके पहली गाड़ी हमने 2017 में स्विफ्ट डिजायर कार लिया। लोगों ने, जिस लोगों ने मना किया था, लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। नौकरी जब छोड़ा था वो लोग बोले थे फलाने का लड़का पागल हो गया है, सरकारी नौकरी भले कोई छोड़ता है क्या, ऐसा लोग बोलते थे गाँव वाले। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बिजनेस में काम किया, लगा रहा, नौकरी छोड़ दिया। हमारे मम्मी पापा बात नहीं करते थे, कभी कभी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी को लोग प्राथमिकता देते थे। हमने बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन गांव वाले मम्मी पापा को बोलते थे आपका लड़का पागल हो गया है, नौकरी छोड़ दिया है, सरकारी नौकरी छोड़ दिया है। हमने कुछ भी नहीं, बोलने दीजिए। 1 साल आ गया, 1 साल के अंदर में स्विफ्ट डिजायर कार ले लिया 2017 में दोस्तों। और उसके बाद हल्का सा इधर से बदलने लगा कि लग रहा है कि अच्छा उनका लड़का कमा रहा है। जो कोई फुआ हुआ रहती थी, बोलती थी, कोई फुआ रहती थी, वो बोलती थी हमारे मम्मी से कि आपसे अच्छा तो हमारा लड़का है, कम से कम कुछ करता नहीं है, घर में सोया रहता है, पगलाया तो नहीं है जो सरकारी नौकरी छोड़ करके करेगा। क्या बोलती थी? वही फुआ बोलती थी कि आपके लड़का की तरह हमारा लड़का पागल नहीं है, कम से कम कुछ करता नहीं है नौकरी वगैरह, कम से कम घर में तो सोया रहता है। जब दूसरी गाड़ी हमने लेना शुरुआत किया इस बिजनेस में, ब्रेजा गाड़ी लिया इस बिजनेस में, धीरे धीरे फ़ोन आना शुरू हो जाता है। उन फुआ लोगों का फ़ोन शुरू हो जाता है आना, क्या कि मेरे पास फ़ोन आया कि बाबू एहू लइकवा के कहीं ले जाता तो एहू जिंदगी बदल जात। यानी कि जो पहले मैं नौकरी छोड़ा था तो मैं पागल था और उसका लड़का ठीक था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन हमने जब साबित करना शुरुआत किया इस बिजनेस में, दूसरी गाड़ी 4 व्हीलर लिया, तो उन्होंने अपना यहाँ स्वीकार करने लिया। मैंने बताया कि लोग तो गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। तो इसी तरीके से हमने काम किया और लोगों ने कुछ भी बोला, और आज आप देख रहे होंगे कि MG हेक्टर की गाड़ी लेकर के आए हैं। तो ये तीसरी गाड़ी भी आ गई दोस्तों, तीसरी 4 व्हीलर। थैंक यू। तो दोस्तों हम सभी लोगों को इसमें काबिलियत बढ़ाना है, अपने किसी में लोगों में कमी नहीं है, हम लोग नहीं ज्वाइन करा पाते हैं, ये सोच करके हम सभी लोगों को काम करना है। और एक क्यों और बताता हूँ, क्यों हमने इस बिजनेस को किया। क्योंकि हमारे जो JP यादव सर हैं, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था ये सोच करके वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, IAS बनाना चाहते थे, और वो मुझे हैदराबाद पढ़ने के लिए ले गए। और वहाँ पे मैं पढ़ाई किया तो मुझे सिर्फ हिंदी आता था बोलना, और वहाँ के जो मैं स्कूल में जिसमें पढ़ता था, कॉलेज में, इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वहाँ के लोगों को खाली इंग्लिश आता था, टीचर को और स्टूडेंट को, और खाली तेलुगु आता था, मुझे अकेले हिंदी आता था। तो मैं बातचीत उतना बना नहीं, मैं वहाँ से CISF में भर्ती हो गया, क्योंकि भैया मुझे IAS बनाने के लिए वहाँ पर ले गए थे। लेकिन जो वो चाहते थे वो मैं नहीं बन पाया, और मैं ये सोचा कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है सेफ शॉप, जिससे हो सकता है कि वो जो पढ़ाना चाहते थे उसमें मैं नहीं बन पाया, हो सकता है मैं कुछ और करके इसमें, और उनके दिल में थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ मेरा भाई। तो आज मुझे दिल से लग रहा था, जब मैं उनको देख रहा था बार बार, तो उनके आंखों में भी खुशी के आंसू थे श्री JP यादव सर के, और उनको भी आज लग रहा होगा कि हमारा भाई जो है IAS नहीं बल्कि और अच्छा ही करके दिखाया, डायमंड बन करके दिखाया, डायमंड बन करके दिखाया। थैंक यू। एक क्यों और हमने क्यों किया इस बिजनेस को। श्री परशुराम सर जब डायमंड बन रहे थे और जो मंच से एक स्पीच दिए थे सर कि आज मेरे पापा नहीं हैं, मुझे वो बात याद थी। और सर बोल रहे थे कि आज वो मुझे देख रहे होंगे तो उनको बहुत खुशी मिल रही होगी, और या जिनके पापा रहते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता अगर ये देखते तो डायमंडशिप। तो मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, ये बात मुझे बहुत झकझोर दिया। अभी बीच में 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 1.5 साल पहले से मेरे मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता था, और उस समय में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि सर की बात मुझे ये याद थी। मैंने रियल में दिल से बता रहा हूँ कि इस बिज़नेस को मैंने इसीलिए बहुत सीरियसली इसको किया कि मैं ये चाहता था दिल से कि जब मैं डायमंड बनूँ तो हमारे पापा मम्मी हर एक लोग जो है वो मेरा डायमंडशिप देखें। और मैं आज वो खुशी के आंसू में रियल बता रहा हूँ, मैं ये चाहता था कि वो मम्मी पापा मेरे देखें, और आज मैं दिल से बहुत खुश हुआ कि आज जो
पापा मम्मी हैं, आज मुझे दिल से बहुत खुशी हो रहा। और आगे चारों भाई हम लोग डायमंड बन करके इनको समर्पित करेंगे अपना डायमंड से। क्यों दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहते हैं, गलती कहां से हो रही है कि हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे रहते हैं तो उसी समय से जो लोगों को बच्चों को जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ो लिखो, नौकरी पाना है। तो हम लोगों के दिमाग में भी वही नौकरी करके और हम लोग भी नौकरी पा गए। अगर उसी दिन से हम सभी लोगों को, हम लोग वहाँ पे पूछते हैं कि फौज में कैसा जाया जाए, और दौड़ते हैं और आ जाते हैं फौज में। वहीं से हम लोगों में गलती हो रहा है। तो उस दिन से मैंने सोचा कि अगर कोई बच्चा, आज तक कोई भी बच्चा, और मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में भी कोई ऐसा बैठा होगा जो बचपन में ये पूछता होगा कि मुझे बहुत बड़ा अमीर बिल गेट्स जैसा और बड़ा अमीर बनना, पापा ये बताओ कि अमीर कैसे बनना है। हर एक लोग पूछते हैं कि पापा मुझे नौकरी कैसे पाना है। यस और नो? अगर बचपन में ही हम लोग, चूंकि जो चीज़ हमें चाहिए होता हम लोग कभी पूछते ही नहीं हैं, इसीलिए हम सभी लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं जल्दी। लेकिन अगर वहीं पे करेक्शन हो जाए, मैं तो कमिटमेंट कर लिया हूं कि जो भी बच्चा आएगा उसे मैं नौकर, भले सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट का नौकर हो, मैं नौकर नहीं बनाऊंगा। हर एक बच्चे को मैं कभी भी बोलूंगा तो मालिक बनने की बात करूंगा। मालिक कैसे बनना है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं सारे लोग? तो देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, आज के समय में ज़माना बदल रहा है। वो पुराने ख्यालात को लेके हम जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो सोच बदलना है। तो हमने यही सोच लिया है कि बचपन से ही जो चीज़ गलतियां हुई हैं उसको हमको सुधारना है और जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि कोई घर का सदस्य, कोई बच्चा है, हम लोग इस बिजनेस को इसलिए भी करना है कि कोई भी बच्चा जो बड़ा होगा, जिसको हम लोग हमारे द्वारा जो पैदा होता है जो बच्चा, आज के समय के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार, कोई भी जो है बच्चा, कोई गारंटी नहीं है कि वो बड़ा होकर के और माँ बाप की सेवा करेगा ही करेगा। कितने लोगों को सुने होंगे कि वो लड़का जो है बड़ा होता है, माँ बाप को छोड़ करके कहीं और चला जाता है। और ऐसे बच्चे लिमिटेड होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, किसी के 3 बच्चे होते हैं, किसी के 4 बच्चे होते हैं। यस और नो? लेकिन इस बिजनेस में क्या है, ये बिजनेस में अगर इतने सारे एक बार डायमंड बन गए तो बहुत सारे बच्चे के समान लीडर्स आ जाते हैं। और अपना खुद के बच्चे का गारंटी नहीं है कि जीवन में वो साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन इतना अच्छा व्यवसाय मिला हुआ है कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो भी कोई ना कोई, इतने लोग हैं कि कोई ना कोई तो साथ देगा। अगर बच्चा जितना पैसा कमाएगा अपने पास में, अगर वो चाहे अपने अकाउंट में से अपने बाप को या मम्मी को पैसा नहीं देना तो वो नहीं देगा। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा बिजनेस है कि अगर वो बच्चा यानी डाउनलाइन अगर काम करे और ये चाहे कि अपने पापा को यानी अपलाइन को पैसा नहीं जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी ये सोच करके काम करे कि मैं काम करूं और उसको पैसा ना जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। इतना इकलौता ऐसा सिस्टम है जो इतना बेहतरीन तरीके से, अपने बच्चों का भरोसा नहीं है दोस्तों। और हम आपको बताते हैं, अगर जिस माँ बाप के पास जो बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी पतोह जो होती है वो पैसे वाले लोगों का आप देखेंगे कि अच्छे से पाँव दबाएगी, हाथ दबाएगी। यस और नो? लेकिन जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो भी पतोह दबाएगी, लेकिन हो सकता है कि गला मत दबा दे। तो हमने यही सारे चीज़ सर लोगों से सीखा कि आज के समय बदल रहा है और कमिटमेंट है कि जो इस हॉल में जो आज लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोग बैठे हैं, हमारी टीम बहुत दमदार है और एक एक लोग, हमारी टीम का एक एक बंदा फौजी है और हर एक बंदा जो है वो डायमंड बनेगा। मेरा कमिटमेंट है कि इसी साल के अंदर इसी टीम से 100 डायमंड बनाने का मेरा कमिटमेंट है। 100 डायमंड। मैं कभी पीछे हटा नहीं, जब से गया वहाँ पे और वहाँ कमिटमेंट किया, वैसे ही लगातार मैं कमिटमेंट करते रहूँगा मंच के माध्यम से और हर एक लोगों को डायमंड बनाऊँगा। जो लोग नौकरी छोड़ करके करते हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं वहां परेशान था नौकरी में, ऐसे ही कुछ लोग परेशान रहते हैं, तो उनका सहयोग पूरा मेरे साथ में है। मैं दिन में भी रात में हर एक व्यक्ति जो है, अगर वो दिल से चाहेंगे सेफ शॉप को करना, तो मैं उनके साथ में हूं। मैंने कभी अपने अपलाइन के सामने आज तक कभी भी कोई कमी वाली बात नहीं की। मैंने एक चीज़ सीखा कि अगर हम अपलाइन को बार बार अपनी खराबी या बार बार परेशानियां बताएंगे, तो इसमें क्या हो सकता है कि अपलाइन हो सकता है कि फ़ोन ना करे। और आपको हम बता दें कि अगर अपलाइन फ़ोन नहीं करे तो आप समझ लीजिए कि उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाती है। अपलाइन का फ़ोन आना यानी लाखों रुपया कमाने के बराबर है। और हमेशा ये कोशिश करना है कि अपलाइन जो है वो आपके हम लोगों के बातों से खुशी रहे दोस्तों। तो हमने इसी सोच के साथ में काम किया और आज भी मैं आगे बढ़ूंगा, टीम को आगे बढ़ाऊंगा, जीवन में हर एक उपलब्धियां लूंगा और मैं आपके साथ में हूं। मेरा कमिटमेंट है कि 2022 तक आते आते सेफ शॉप की नंबर 1 टीम होगी तो वो आर के यादव की टीम होगी। आर के यादव की टीम हो गई, आर के यादव की टीम होगी। और आप सभी लोग, एक एक बंदा हमारे टीम का 1-1 हज़ार पे भारी है। एक एक बंदा 1-1 हज़ार लोगों पे भारी है और आने वाले समय में इतिहास रचने वाली है। और बहुत सारे लोग बहुत फास्ट डायमंड बनेंगे। बहुत सारे लोग डिसीजन ले रहे हैं ऐसा करने के लिए। हमारे जो सीनियर्स लीडर्स हैं, मैं बताना चाहूँगा, विपिन सिंह बहुत कमिटेड लीडर हैं, नौकरी इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके काम कर रहे हैं। उनके बाद में संजीव कुमार हैं, CISF की नौकरी छोड़ करके इस बिज़नेस को काम कर रहे हैं। ऐसे ही अभय राम जी हैं, CISF की नौकरी छोड़ के कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अनिल यादव जी हैं, CRPF के नौकरी छोड़ करके काम कर रहे हैं। बलाई जी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, JS चौधरी साहब। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी छोड़ के, मैं तो लगातार आगे बढ़ूंगा और इनके साथ में लग के मेरा कमिटमेंट है कि हर एक व्यक्ति को मैं डायमंड बनाऊंगा। डायमंड, हर एक व्यक्ति को डायमंड बनाऊंगा। और मैं एक ही लाइन के बाद में विराम देना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक कहावत है कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। थैंक यू। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।